गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कल के वीडियो एक्सप्लेनेशन में हम लोगों ने अमोनिया जो टॉपिक चल रहा था उसमें अमोनिया की मेथड ऑफ प्रिपरेशन यानी कि निर्माण की विधियां जो हैं प्रारंभ की थी, जिसमें लास्ट हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ा था लैबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया यानी कि अमोनिया को प्रयोगशाला में बनाने की विधि। आज हम लोगों को जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ना इम्पॉर्टेंट है, इसका नाम है हैबर प्रोसेस यानी कि हैबर प्रक्रम। ये अमोनिया को बनाने की या प्राप्त करने की औद्योगिक निर्माण विधि है यानी कि इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन है, जिसके थ्रू हम ज़्यादा अमाउंट में अमोनिया गैस जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। इस पूरी प्रोसेस में जो रिएक्शन होती है वो एक रिवर्सिबल रिएक्शन है यानी कि एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है जो कि ऊष्माक्षेपी होती है यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। इसमें हीट प्रोड्यूस होती है। रिएक्शन होती है N2 + H2 गिव्स NH3। इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर ये 3H2 और 2NH3, इसमें जो हीट प्रोड्यूस होती है डेल्टा H = -22.4 किलो कैलोरी। तो सबसे पहला पॉइंट कि ये क्या है, ये एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एंड सेकेंड चीज़ कि यहाँ पर जो रिएक्शन है वो रिवर्सिबल है, और जो रिवर्सिबल रिएक्शन होती है यानी कि जो उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है उसके दो भाग होते हैं, एक फॉरवर्ड रिएक्शन, एक बैकवर्ड रिएक्शन यानी कि अग्र अभिक्रिया तथा पश्च अभिक्रिया। तो हमें प्रोडक्ट कौन सा बनाना है, अमोनिया। तो ये फॉरवर्ड रिएक्शन में बन रहा है और बैकवर्ड में बन रहा है N2H2। तो इसको बनना हमें रोकना है और ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में अमोनिया हमें क्या करनी है, प्राप्त करनी है। तो जब इस प्रोसेस से अमोनिया बनती है तो जो अग्र अभिक्रिया होती है वो धीरे होती है, यानी जो फॉरवर्ड रिएक्शन है स्लो होती है, यानी अमोनिया का जो वॉल्यूम है वो कम फॉर्म होता है। तो आपने एक प्रिंसिपल पढ़ा होगा, ला चैटलियर प्रिंसिपल यानी कि ला शादले का नियम। ला शादले का नियम क्या कहता था कि अगर कोई अभिक्रिया ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, उसमें पहले से ही हीट निकल रही है, तो आप उसमें टेम्परेचर क्या रखेंगे, लो, यानी कम ताप पर अभिक्रिया कराएंगे। दूसरी चीज़ कि फॉरवर्ड रिएक्शन होने पर अग्र अभिक्रिया में अगर आयतन कम रह रहा है, वॉल्यूम कम रह रही है, तो आप प्रेशर को क्या कर देंगे, इंक्रीज, यानी दाब क्या कर देंगे, अधिक। तो यहाँ पर इन कंडीशंस में N2 और H2 जो है लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर, कम ताप पर तथा अधिक दाब पर आपस में अभिक्रिया करता है और बनाता है NH3। अब ये जो अभिक्रिया होती है N2 और H2 के बीच में, हमको पता है कि नाइट्रोजन जो है, हमने नाइट्रोजन के बारे में पढ़ा था कि ये इनर्ट होता है नेचर में, एटमॉस्फेयर में ये अक्रिय होता है। इसलिए इस अभिक्रिया को कराने के लिए हमें यहाँ पर क्या करना पड़ता है, अपनी तरफ से एक कैटलिस्ट यूज़ करना पड़ता है, एक उत्प्रेरक उपयोग करना पड़ता है। तो जो कैटलिस्ट यूज़ होता है वो होता है आयरन। इस प्रोसेस में आयरन जो है एज अ कैटलिस्ट एक उत्प्रेरक की तरह काम करेगा और आयरन के साथ मिलाया जाता है मोलिब्डेनम। ये होता है कैटालिटिक प्रमोटर, इसको कहते हैं उत्प्रेरक वर्धक। यानी कि ये Fe आयरन जो यहाँ पर कैटलिस्ट की तरह बिहेव कर रहा है, इसकी कैटालिटिक प्रॉपर्टी को बढ़ाने के लिए, इसके उत्प्रेरण गुण को बढ़ाने के लिए हम यहाँ पर मोलिब्डेनम का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो ये हैं स्टार्टिंग की कंडीशंस कि इन कंडीशंस में N2 और H2 आपस में रिएक्ट करेंगे और अमोनिया गैस फॉर्म होगी। तो टेम्परेचर यहाँ पर लो रखना है। कितना टेम्परेचर रखते हैं, 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रखते हैं, और जो प्रेशर रहता है वो रहता है 200 ATM यानी कि 200 वायुमंडलीय दाब पर यह अभिक्रिया पूरी होती है। कैटलिस्ट कौन सा यूज़ करना है, कैटलिस्ट यूज़ करना है आयरन, और कैटालिटिक प्रमोटर यूज़ करना है मोलिब्डेनम। अब आते हैं कि इस रिएक्शन में होगा क्या। तो सबसे पहले तो आपको एक रफ डायग्राम की हेल्प से बता देते हैं कि इसमें क्या होने वाला है। सबसे पहले N2 और H2 गैस लेनी है हमें और इनको पास कराना है कंप्रेशर से, इसको कहते हैं संपीड़न। जहाँ पर कंप्रेशर का काम क्या होगा, प्रेशर को बढ़ाना, हाई प्रेशर पर रिएक्शन करानी है। तो N2 और H2 गैस पास कराई जाएगी यहाँ पर, और संपीड़न से पास कराते हैं, कंप्रेशर से पास कराते हैं, ताकि जो N2 और H2 गैस हैं, गैस फॉर्म में है, वो लिक्विफाई हो जाए यानी कि द्रवित रूप में आ जाए। और फिर उसके बाद इसको कंप्रेशर से पास कराने के बाद, यहाँ पर C लिख देते हैं कंप्रेशर के लिए यानी संपीड़न के लिए, इससे पास कराने के बाद इसको पास कराते हैं एक चैम्बर से जिसको कहते हैं प्यूरीफायर एंड ड्रायर। प्यूरीफायर का मतलब होता है कि N2H2 नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस जो है वो अपने साथ कुछ अशुद्धियाँ लाएंगी
अशुद्धियाँ जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड की, कार्बन डाइऑक्साइड की, सल्फर डाइऑक्साइड, वाटर, H2SC, इन अशुद्धियों को सोखने के लिए, एब्जॉर्ब करने के लिए हम पास कराते हैं इन्हें एक चैम्बर से, जिसको हम कहेंगे प्योरीफायर एंड ड्रायर। वहाँ पर प्रेजेंट होता है सोडा लाइम। तो सोडा लाइम क्या करता है, जो हमारी कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, H2O, SO2, इस तरह की जो अशुद्धियाँ हैं इन्हें एब्जॉर्ब कर लेता है। तो आगे क्या जाएगी, यहाँ से ये प्योरीफायर में आए, प्योरीफायर से जो अब आगे पास होगी वो क्या होगी, प्योर N2 एंड H2, यानी कि शुद्ध नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस जो है वो आगे पास कराई जाती हैं और फिर इन्हें पास कराते हैं FeMO चैम्बर से। इसको कहा जाता है कैटालिटिक चैम्बर, यानी कि उत्प्रेरण कक्ष। यहाँ पर ये N2 और H2 आयरन और मोलिब्डेनम की प्रेजेंस में, यानी कि आयरन और मोलिब्डेनम की उपस्थिति में आपस में क्या करती हैं, रिएक्शन करती हैं और बनाती हैं अमोनिया। ये जो अमोनिया है, अब हमने कहा जब अमोनिया की रिएक्शन होती है तो ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो यहाँ पर हीट प्रोड्यूस होगी, कितनी हीट प्रोड्यूस होगी, देखिए ऊपर 22.4 किलो कैलोरी एनर्जी क्या होती है, फॉर्म होती है। तो इसी कैटालिटिक चैम्बर में हम साथ में लगा देते हैं एक हीट एक्सचेंजर। वो क्या करता है, जो एनर्जी मिलती है अमोनिया फॉर्म होने पर उसको हीट में कन्वर्ट कर देता है। क्यों, क्योंकि हमें टेम्परेचर कितना मेंटेन रखना है, 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मेंटेन रखना है ना, तो वो हीट हमें बार बार अपनी तरफ से ना देनी पड़े, तो हम इसी एनर्जी को हीट एक्सचेंजर के थ्रू हीट में क्या कर लेते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं, ऊष्मा में बदल लेते हैं। यहाँ से जो NH3 गैस निकली, जो अमोनिया गैस निकली, उसको हम पास कराते हैं कंडेंसर से, जिसे हिंदी में कहते हैं संघनित्र। कंडेंसर से जब पास कराएंगे तो कंडेंसर में यहाँ पर ठंडा पानी भरा होता है और ये यहाँ पर इस तरह से ये एक पाइप होता है जिसके थ्रू अमोनिया गैस जो है वो पास होके यहाँ से आती है अमोनिया गैस। और पानी क्या करता है, ठंडा पानी जो है अमोनिया गैस को लिक्विफाई करने का काम करता है और इस तरह से यहाँ पर लिक्विड अमोनिया, यहाँ पर लिक्विड NH3 यानी कि द्रवित अमोनिया जो नीचे कलेक्ट होती जाती है। लेकिन जो NH3 निकलता है वो सिर्फ 10%, जो यहाँ से मटेरियल बाहर निकल रहा है उसमें अमोनिया केवल 10% होती, बाकी अभी जो है वो अनचेंज्ड नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है, यानी कि वो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस जो अमोनिया में परिवर्तित नहीं हो पाई है। तो उसको क्या करते हैं, उसको यहाँ से एक यहाँ पर कोन टाइप का स्ट्रक्चर होता है, तो जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस होती है उसे वापस से हम कहाँ भेज देते हैं, कैटालिटिक चैम्बर में। और इसके लिए यहाँ पर हमने लगाया होता है सर्कुलेशन पंप। सर्कुलेशन पंप का मतलब यहाँ पर काम क्या होगा कि जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस अनचेंज रह गई, अपरिवर्तित रह गई, उसको वापस से कहाँ पहुँचा दो, कैटालिटिक चैम्बर में पहुँचा दो, उत्प्रेरक कक्ष में। क्यों, फिर से वहाँ वो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो है आपस में रिएक्शन करेंगी, फिर 10% अमोनिया, और इस तरह से ये प्रक्रम चलता रहेगा, प्रोसेस बार बार रिपीट होती रहेगी और उसी नाइट्रोजन हाइड्रोजन से 10% करके हम लिक्विड अमोनिया जो है वो क्या करते रहेंगे, प्राप्त करते रहेंगे। तो पूरी प्रोसेस क्या हुई है पर प्रोसेस में, सबसे पहले हमने नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस को कहाँ से पास कराया, कंप्रेशर से, ताकि वो लिक्विफाई हो जाए, यानी कि संपीड़न से पास कराते हैं, इससे वो द्रवित हो जाए। ये जो द्रवित नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है ये अपने साथ कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, H2O, SO2 आदि की अशुद्धियाँ लाती है, तो इसे पास कराते प्यूरीफायर से, यानी कि शोधन कक्ष से, जहाँ पर इनका शुद्धिकरण होता है और इसमें से जो वाटर वगैरह है वो क्या कर लिया जाता है, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो यहाँ पर लगा होता है ड्रायर एंड प्यूरीफायर, यूज़ करते हैं सोडा लाइम का। सोडा लाइम से पास कराने के बाद, यानी कि प्यूरीफायर जो है हमारा, उससे पास कराने के बाद, शोधक कक्ष से पास कराने के बाद जो हमें गैस मिलती है वो होती है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन शुद्ध रूप में। फिर इसे पास करा देते हैं हम कहाँ, कैटालिटिक चैम्बर में, यानी कि उत्प्रेरक कक्ष में। वहाँ पर उपस्थित है आयरन और मोलिब्डेनम। जो आपका आयरन है Fe है वो उत्प्रेरक की तरह कार्य करेगा और जो आपका मोलिब्डेनम है वो उत्प्रेरक वर्धक की तरह काम करता है, यानी कि कैटालिटिक प्रमोटर की तरह वहाँ पर बिहेव करता है। तो आयरन और मोलिब्डेनम की प्रेजेंस में N2 और H2 आपस में रिएक्ट करते हैं और बनाते हैं NH3। जब अमोनिया फॉर्म होती है उसमें हाई अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है, यानी कि ऊष्मा जो है वो प्राप्त होती है। तो हीट एक्सचेंजर के थ्रू उसको जो है हम उस एनर्जी को हीट में कन्वर्ट करके यहीं पर इस कैटालिटिक चैम्बर में यूज़ कर लेते हैं। क्यों, क्योंकि हमें टेम्परेचर कितना रखना है, 500 डिग्री सेल्सियस। फिर जब हमने यहाँ पर हीट एक्सचेंजर के थ्रू हीट एक्सचेंज कर ली तो जो रेसिडुअल मटेरियल है जो यहाँ पर प्राप्त हो रहा है उसको हमने आगे पास कराया। जो मटेरियल बाहर निकला कैटालिटिक चैम्बर से उसमें अमोनिया है, साथ में अमोनिया के N2 और H2 कुछ पार्ट में जो अपरिवर्तित नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस हैं जो अपरिवर्तित रह जाती हैं, अमोनिया में परिवर्तित नहीं हो पाती हैं, वो भी चली आती हैं।
क्यों? एक बार में हमें एक प्रोसेस में 10% अमोनिया ही प्राप्त होती है, 90% उसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन होंगे। तो जो अमोनिया प्राप्त हुई उसको यहाँ पर हमने पास करा दिया किससे? कंडेंसर से, यानी कि संघनित्र से, जहाँ पर ठंडे पानी के थ्रू हम जो अमोनिया की वेपर से अमोनिया की जो गैस है उसे लिक्विफाई कर लेंगे, द्रवित कर लेंगे और लिक्विड अमोनिया नीचे कलेक्ट कर लेते हैं। और जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन यहाँ बच गए, जो चेंज नहीं हो पाए अमोनिया में, उन्हें सर्कुलेशन पंप के थ्रू वापस से कहाँ भेज देंगे? कैटालिटिक चैम्बर में, यानी कि उत्प्रेरक कक्ष में। और इस तरह से ये प्रोसेस जो है चलती रहेगी और एक बार में हमें ज़्यादा से ज़्यादा अमोनिया जो है वो प्राप्त हो जाती है। और ये प्रक्रम कहलाता है हैबर्स विधि, यानी कि हैबर प्रोसेस। अब मैं आपको बुक में जो डायग्राम दिया हुआ है वो दिखा देता हूँ। ये तो एक रफ डायग्राम था, आप इससे समझ सकते हैं अच्छे से। ये आ गया समझ में तो वो डायग्राम बनाना ईजी हो जाएगा। ये देखिए, ये पूरा डायग्राम आपका बना हुआ है। ये N2H2 पास कराया जा रहा है कंप्रेशन यानी संपीड़न से। ये हाई प्रेशर अराइज करता है 200 ATM का, तो ये दोनों लिक्विफाई हो जाते हैं। फिर लिक्विड नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो होंगे उसे पास कराया जाएगा प्यूरिफाइड एंड ड्रायर से। मतलब यहाँ पर शोषक, ये शुष्कन कक्ष और शोधक कक्ष है। तो यहाँ पर शुद्धिकरण होगा, सुखाई जाएगी और फिर इसे हम यहाँ पर पास कर देंगे। देखिए, कैटालिटिक चैम्बर एंड हीट एक्सचेंजर में। कैटालिटिक चैम्बर का मतलब उत्प्रेरक कक्ष है। उत्प्रेरक कक्ष में क्या होगा? जो नाइट्रोजन हाइड्रोजन है वो यहाँ पर उत्प्रेरक की उपस्थिति में टेम्परेचर यहाँ पर रखना है 500 डिग्री सेल्सियस, 500 डिग्री सेल्सियस। तो उसकी प्रेजेंस में नाइट्रोजन हाइड्रोजन आपस में रिएक्ट करती है, NH3 बनाती है। जो NH3 बनेगी उसके साथ साथ एनर्जी भी रिलीज होगी। वो एनर्जी हम हीट एक्सचेंजर के थ्रू, हीट एक्सचेंजर की सहायता से एनर्जी में क्या कर लेते हैं? हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते हैं। जो ऊष्मा उत्पन्न हो रही है इसको कहते हैं ऊष्मा विनिमय। हीट एक्सचेंजर को ऊष्मा विनिमय कहते हैं। और फिर उसके बाद जो यहाँ से अमोनिया निकली उसको लिक्विफाई करके लिक्विड अमोनिया यानी द्रवित अमोनिया के रूप में अलग कर लिया। जो नाइट्रोजन हाइड्रोजन नहीं अमोनिया बना पाई उसे यहाँ पर सर्कुलेशन पंप में भेज करके वापस कहाँ कर दिया? सर्कुलेशन पंप को कहते हैं परिसंचार पंप। फिर से उसका संचार करने के लिए फिर से उसको भेज दिया हमने। देखिए यहाँ पर भेज रहे हैं, ये जा करके मिक्स होकर फिर से कैटालिटिक चैम्बर में भेज दी जाती है। और ये प्रोसेस जो है हमारी चलती रहती है और हमें हमारी अमोनिया जो है वो प्राप्त होती रहती है। प्रक्रिया कहलाती है हैबर प्रक्रम या हैबर्स प्रोसेस। तो ये था हमारा हैबर्स प्रोसेस, यानी कि हैबर विधि द्वारा अमोनिया का संश्लेषण। और ये जो आपको रफ में समझाया गया है, इसको अगर आपने ध्यान कर लिया, इसको अगर आपने याद कर लिया और प्रोसेस को याद कर लिया, तो आपको फिर से दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हैबर प्रोसेस होती क्या है। क्लियर है? अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, चलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अमोनिया, यानी कि अमोनिया के भौतिक गुण। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये कि अमोनिया जो होती है वो एक रंगहीन है, मतलब कलरलेस गैस है, लेकिन तीव्र विशेष गंध वाली, पंजेंट ऑर्डर स्मेल होती है इसकी। ये वायु से हल्की होती है क्योंकि जब आप इसका अणुभार निकालेंगे तो वायु का होता है कितना? 29 और इसका होता है 17। और इसको सूंघने से आँखों में आंसू आ जाते हैं और अधिक मात्रा में अगर स्मेल कर लिया आपने, ज़्यादा क्वांटिटी में, तो डेथ भी हो सकती है। सीधे जा करके हमारे ब्रेन पर इम्पेक्ट करती है, हमारे मस्तिष्क पर प्रभाव डालती है, जिसकी वजह से इंसान कोमा में जा सकता है, उसकी डेथ भी हो सकती है। अमोनिया गैस जो होती है वो क्योंकि पोलर मॉलिक्यूल है, ध्रुवीय अणु है, नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो N पर जो होता है पार्शियली नेगेटिव चार्ज होता है, आंशिक रूप से ऋण आवेश, और हाइड्रोजन पर आंशिक रूप से धन आवेश, जिसके कारण अमोनिया गैस जो होती है वो पोलर होती है, ध्रुवीय होती है, और इसीलिए जल में अत्यधिक विलय होती है। जल में विलय होकर के अमोनिया जो है अमोनियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करती है, जो कि क्षारीय प्रकृति का होता है, यानी कि बेसिक नेचर का होता है। और क्योंकि पोलर होने की वजह से इसके जो मॉलिक्यूल्स में जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के एटम हैं, जो अणु हैं, वो आपस में क्या करते हैं? एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और इस कारण अमोनिया का जो टेम्परेचर है, क्रिटिकल टेम्परेचर, जिसे क्रांतिक ताप कहा जाता है, जिस पर कोई भी गैस जो है लिक्विफाई होती है, लिक्विड में कन्वर्ट होती है, वो 133 डिग्री सेल्सियस होता है। अमोनिया गैस खुद जो होती है वो विद्युत की कुचालक, यानी कि बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या इंसुलेटर कह सकते हैं। लेकिन अमोनिया का जो जलीय विलयन है, जो एक्वस सोल्यूशन है, वो आयंस प्रेजेंट होने की वजह से विद्युत का सुचालक होता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड की बात की जा रही है, वो क्या होगा? वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा, जबकि अमोनिया खुद क्या होती है? इंसुलेटर की तरह बिहेव करती है या बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है। तो ये थी हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़। इसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टी के बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है केमिकल प्रॉपर्टीज़।
यानी कि रासायनिक गुण। तो रासायनिक गुण में सबसे पहला टॉपिक है कंबशन। कंबशन का मतलब दहन। दहन करने का मतलब क्या है कि किसी भी चीज़ को वायु की उपस्थिति में जलाना, यानी कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करना। तो यहाँ पर हम जब NH3 लेते हैं और इसकी रिएक्शन कराते हैं ऑक्सीजन गैस के साथ, तो ये जल करके सबसे पहले तो वाटर बनाती है और साथ में नाइट्रोजन गैस रिलीज होती है। इसको बैलेंस कर लेंगे तो यहाँ पर ये बैलेंस रिएक्शन होती है कंबशन की। नेक्स्ट आता है इसका डिसोसिएशन। इसको कहते हैं विघटन। डिसोसिएशन में क्या होता है, अमोनिया गैस जो होती है, क्योंकि पोलर मॉलिक्यूल होने के कारण, ध्रुवित अणु होने के कारण, ध्रुवित क्यों है देख लीजिए रीज़न एक बार। यहाँ पर ये नाइट्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, इनके बीच एक एक इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, शेयर हो रहा है, ये इस तरह से। तो जब शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन की, तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, यानी कि विद्युत ऋणात्मक होता है। तो नाइट्रोजन क्या करेगा, जब भी हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा यहाँ पर इस तरह से, तो इन तीनों का जो इलेक्ट्रॉन होगा शेयर्ड पेयर्ड, वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। तो जिसकी वजह से नाइट्रोजन पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज और इन सब पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, यानी कि आंशिक रूप से ऋण आवेश तथा इन पर आंशिक रूप से धन आवेश आ जाता है, जिसके कारण अमोनिया जो होती है वो पोलर होती है, ध्रुवित होती है। पोलर होने के कारण इसके जो एटम्स होते हैं वो स्टेबल होते हैं, एक दूसरे के बहुत पास होते हैं, इसलिए इसका आसानी से विघटन नहीं किया जा सकता, इसको आसानी से डिसोसिएट नहीं किया जा सकता। इसको डिसोसिएट करने के लिए टेम्परेचर रखना होता है 1700 डिग्री सेल्सियस और प्रेजेंस या फिर होनी चाहिए इलेक्ट्रिक स्पार्क की, यानी कि विद्युत प्रवाह अगर उपस्थित होगा तो जो अमोनिया है वो अपने कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में ब्रेक हो जाती है, N2 और H2 में क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती है। हीट करने पर टेम्परेचर रहना चाहिए 1700 डिग्री सेल्सियस या फिर प्रेजेंट होना चाहिए इलेक्ट्रिक आर्क। तो ये होता है डिसोसिएशन, इसको इसकी स्टेबिलिटी भी कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा टॉपिक ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, ऑक्सीडेशन, यानी कि ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण क्या होता है, ऑक्सीकरण का मतलब होता है ऑक्सीजन से अभिक्रिया। तो क्योंकि स्टेबल है तो जल्दी अभिक्रिया करती नहीं, बट अगर हम यहाँ पर कैटलिस्ट यूज़ करें तो अमोनिया जो है वो कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, उत्प्रेरक जो होना चाहिए वो होना चाहिए प्लेटिनम, और टेम्परेचर रखेंगे 700 से 800 डिग्री सेल्सियस। तो जो अमोनिया है वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके नाइट्रिक ऑक्साइड यानी कि NO का फॉर्मेशन करती है, साथ में वाटर जो है वो निकल जाता है। तो ये होता है ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीकरण। ऑक्सीडेशन के बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एल्कलाइन नेचर यानी कि क्षारीय प्रकृति। तो हमको ये बताया गया है कि अमोनिया में नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग करने के बाद क्या करता है, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है दे सकता है, डोनेट करने की टेंडेंसी रखता है। और जब कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो लुईस एक साइंटिस्ट थे, उनके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले जो होते हैं वो बेस की तरह बिहेव करते हैं, यानी कि क्षार की तरह व्यवहार करते हैं। इसी कारण अमोनिया जो है वो क्षारीय प्रकृति प्रदर्शित करता है। अब ये पता कैसे लगाएं, तो इसको पता लगाने के लिए आप क्या करिए, हमको पता है कि जो बेस होते हैं वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू लिटमस पेपर में कन्वर्ट कर देते हैं, लेकिन अमोनिया जब गैस फॉर्म में है तब ये बेस की तरह बिहेव नहीं करेगा। जब ये एक्वस फॉर्म में होगा, जल मतलब कि जल की उपस्थिति में ही अमोनिया क्या करता है, लाल जो आपका लिटमस पेपर होगा उसको नीले रंग में परिवर्तित कर देगा। तो आपको करना क्या होगा, आपको करना ये है कि एक लिटमस पेपर लेना, उसको वाटर में डिप कर लेना, यानी कि जल में डुबो लेना, और जल में डूबा हुआ जो आपका जल से गीला हुआ जो लिटमस पेपर होगा, वाटर से डिप किया हुआ जो आपका लिटमस पेपर होगा, उसको अमोनिया गैस के जार में डालिए, और उसको जब बाहर निकालेंगे तो उसका जो कलर है वो किस में चेंज हो जाएगा, ब्लू कलर में चेंज हो जाएगा, जिससे पता चल जाएगा कि अमोनिया गैस जो होती है वो क्या होती है, नेचर में बेसिक होती है। और रिएक्शन के थ्रू तो NH3 की रिएक्शन जब HCl से कराएंगे तो यहाँ पर NH4Cl यानी कि अमोनियम क्लोराइड जो है वो आपको मिल जाएगा, जो कि एक सॉल्ट है। तो ये बेस है, एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा है, सॉल्ट का फॉर्मेशन कर रहा है। तो ये थी क्षारीय प्रकृति।
आज के लिए इस रिएक्शन को यहीं तक रखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टर्न पे हम लोग इसकी बाकी की केमिकल प्रॉपर्टीज़ कंप्लीट करेंगे। तो ये आज हैबर प्रोसेस पढ़ाई गई, उसे पढ़िए, और उसके बाद जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ और जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बताई गई हैं उन्हें पढ़िए। कोई अगर प्रॉब्लम आती है तो आप पूछ सकते हैं। ओके क्लास, थैंक यू।